दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम सीटेट में मैथ पेडागोजी देखेंगे। आज मैथ पेडागोजी का सभी टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें जितने 10-11 टॉपिक है सबको इसमें कवर किया गया है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है इतना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक ना। यह जितना भी प्रश्न लिया गया है आज का, वह परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर पर आते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कह रहा है गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। बी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। सी है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। और डी है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो देखिए, कहाँ गया भाई, एक मिनट। तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। यह तो सही बात है, एनसीएफ 2005 कहता ही है कि बच्चे के अनुसार गणित सिखाइए। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना। मान लीजिए जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा उसका बढ़ावा देना। तो ये भी बात ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है। और सी कह रहा है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात हो रही है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात हो रही है, तो उच्चतर पढ़ाई की बात यहाँ नहीं होगी अभी, ठीक ना। तो इसका जो ये तो गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये भी ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो जो नहीं है वह नकारात्मक प्रश्न है, तो उत्तर भी नकारात्मक होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बी वाला कह रहा है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सी कह रहा है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और डी है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए तभी उसका उत्तर निकलेगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जटिल शब्द लिखा है तो पहले ही गलत हो गया, ठीक ना। यहाँ मूर्त से अमूर्त रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर यह है, ये तो हो सकता है ना, ये तो ठीक है। और बी वाला कह रहा है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध या श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो श्रेणीबद्धता शब्द है ना, ये निगेटिव हो गया। एक श्रेणी में ही कैसे आप संकल्पना करेंगे, प्राथमिक स्तर का बच्चा है ना, तो इसलिए तो गलत हो जाएगा। तब इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक ना। ये बात ठीक है, ये उच्चतर वाला तो गलत हो जाएगा। देखिए मूर्त से अमूर्त का मतलब हुआ जो दैनिक जीवन में वस्तु को वास्तविक रूप से दिखा करके सिखाया जाए, ठीक ना, गणित। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सही है। ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए, ज्योमेट्री, ठीक ना, जिसको सिमेट्री बोलते हैं।
ठीक। तो आइए देखते हैं, ये वाला है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो देखिए मानसिक चित्रण विश्लेषण कर देंगे, फिर अनौपचारिक निगमन, फिर औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन का मतलब होता है कि उसका एक कोई क्रम नहीं होता है, कहीं से भी सीखा जाता है, ठीक ना। तो पहले अनौपचारिक कर लेंगे, उसके बाद औपचारिक करेंगे, तो एक श्रेणी में सीखेंगे, ठीक ना। तो पहला तो ठीक लग रहा है। दूसरा देखता हूँ, कह रहा है कि औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण और विश्लेषण। देखिए यहाँ औपचारिक निगमन के बाद अनौपचारिक निगमन नहीं होगा, पहले अनौपचारिक निगमन होगा, उसके बाद औपचारिक होगा। औपचारिक का मतलब होता है एक क्रम में, एक व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाए, ठीक ना। तो व्यवस्थित तरीके से पहले कब सिखाएगा जाए? अनौपचारिक तरीके से जब बच्चा सीखेगा, इधर उधर से सीख लेगा, पास पड़ोस से जैसे भी, तब ना। ये भी गलत, यहाँ पर भी वही हाल है। औपचारिक है पहले, बाद में अनौपचारिक है, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर भी औपचारिक का विश्लेषण नहीं आएगा, ठीक ना। विश्लेषण जो है पहले आ जाएगा, मानसिक चित्रण से पहले। तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय मान, सिखाते समय शून्य परिचय दिया जाना चाहिए। बी है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। सी कह रहा है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। और डी है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो देखिए शून्य क्या पहले ही पढ़ लेते हो कि 0 1 2, नहीं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं ना। जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं, जब संख्या का ज्ञान हो जाता है, तब शून्य के बारे में बताया जाता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जो परीक्षा में सीधे पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बात समझ में मेरी आ रही है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब पेपर ज़्यादा दिन बचा नहीं है, और खींच के सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन का जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ लीजिएगा। क्योंकि स्क्रीन पर सीधे आपको क्वेश्चन ही दिखाई देता है, और क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद आंसर देना होता है। और जो सामने होता है स्क्रीन के साथ अगर हम आते, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों का ध्यान भटकेगा, ठीक ना। वो भी समय आएंगे, उसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से हाव भाव के तरीका होता है सिखाने का, तो वो भी समय आने ही वाला है जल्दी ही। थोड़ा सा बोर्ड की कमी है, बोर्ड आ जा रहा है, तो आ जाएंगे स्क्रीन पर, ठीक ना। तो आइए हम लोग 5 देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पूरा एक बार में नहीं दिखेगा, तो थोड़ा थोड़ा पर देखना पड़ेगा, 2 पार्ट में। तो देखिए कह रहा है चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा कह रहा है आधे का चिन्ह लिखता है। तीसरा कह रहा है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। सी कह रहा है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित को कह रहा है शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए। तो पहले इसमें कौन आना चाहिए? आधा जो संकल्पना की बात कर रहा है, आधे संकल्पना की, तो पहले इसमें चारों में से पहले कौन लाएंगे, उसके बाद क्या दिखाएंगे बच्चों को? पहले कौन सा चीज़ दिखाएंगे? मूर्त पदार्थ दिखाएंगे ना। मूर्त पदार्थ मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी सेब है, उसको आधा काट के दिखा देंगे, तो मतलब वास्तविक रूप से दिखा देंगे, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा, पहले दिखाएंगे। और उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे, ये दूसरे नंबर पर, ठीक ना। उसके बाद चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, तो ये जो है तीसरे नंबर पर। और
आधे का चिन्ह लिखना लास्ट में आएगा, तो ये चौथे नंबर पर। तो हमारा आएगा 3 3 4 1 2। तो देखते हैं 3 4 1 2 कहाँ है, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। नहीं, कक्षा 1 का बच्चा हो चाहे 2 का हो, सिर्फ गणित गिनती बस सिखा देंगे तो हो जाएगा, उसके साथ लिखित भी करना पड़ेगा। ठीक ना, तो इसलिए गलत हो गया। बी वाला कह रहा है गणित का अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तो ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है। अगला वाला देख लेते हैं, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों नहीं भाई, कक्षा 1 2 से ही तो स्टार्ट करना है, सिखाना है बच्चों को। और डी है, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है अभ्यास के लिए। यहाँ पर अभ्यास की बात आ गई तो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यवकलन, बी है स्थानीय मान, सी है गुणा और डी है योग। तो देखिए पहले संख्या निरूपण के लिए बच्चों को सबसे पहले जो दशमलव निरूपण जो किया जाता है उसमें स्थानीय मान बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि उसी स्थान के अनुसार ही निरूपित करेंगे संख्या रेखा। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 8। अंकगणित के 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। बी है योग, गुणा, भिन्नों के दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। सी है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। व्यवकलन का मतलब समझते हैं, घटाना होता है। ठीक ना। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए पहले क्या होता है, 4 मूल इकाई क्या होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो योग, घटाना को व्यवकलन बोलते हैं, गुणा और भाग। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। डेली किसी न किसी सब्जेक्ट का मैराथन अब डेली आता रहेगा। ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 9 है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखाना, या क्या है सिखाना, यहाँ पर सेकेंड चल रहा है इसलिए स्क्रीन पर नहीं आएगा, यहाँ पर चलता है तो आता है तो दिखता नहीं है। ठीक ना। तो 9 देखते हैं, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्त का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कक्षा जो 2 का विद्यार्थी है, शिक्षक उसको जोड़ सिखा रहा है। ठीक ना। तो देखते हैं कौन सी युक्ति सबसे बेहतर है। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक ना, केवल शब्द आ गया और मूल्यांकन हेतु ही सिर्फ नहीं करेंगे, बच्चे को अर्थ भी ग्रहण करना है, जानकारी भी करना है, समझना भी है। ठीक ना, तर्क भी जानना है। बी कह रहा है ये जो योग मतलब जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। सी कह रहा है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया, ये तो पहले गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक ना, मतलब जोड़ दे दिए और उसको समझाएंगे बोल करके। 3 और 2 तो 5 बताएंगे शब्द के माध्यम से, तभी तो बच्चा सीखेगा। 4 1
5 ऐसे करके सिखाएंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखेंगे। कक्षा 11 नहीं, ये समझ लीजिएगा। ये जो है ना कक्षा 2 है, ठीक ना। कक्षा 2 के कक्षा 2 के शिक्षक नहीं। तो आइए प्रश्न पढ़ते तब समझ में आएगा। कर कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थी को हल करने के लिए करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब और उनमें से 7 सेब और डाल दिया गया, तो अब टोकरी में कितने सेब। इस प्रकार का प्रश्न शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति, समुच्चय और संवर्धन। तो देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न होता है कि 5 सेब है और 7 सेब और डाल दिया गया तो कितना बचा, तो इसका मतलब है कि यह क्या कर रहा है, समुच्चय कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। तो ये तो बात क्या है, गलत है। त्रुटियां लापरवाही नहीं दर्शाती है, सीखने का आधार बनाती है। बी कह रहा है सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, मतलब किस प्रकार सीखते हैं, ठीक ना। तो ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 10 और 100 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है। ये 10 और 100, देखिए 10 गुणे 10 होगा, ठीक ना। यह 100 नहीं होगा, 10 गुणे 10। तो 10 गुणे 10 का रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त होगा। संख्या चार्ट, 10 गुणे 10, वर्गाकृत ग्रिड, गिनतारा और डाइस ब्लॉक्स। तो देखिए डाइस ब्लॉक सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसमें रबड़ के माध्यम से आप 10 नंबर पर तक लेकर जाएंगे, रबड़ को फिर इस तरह खींच कर लाएंगे, ठीक ना। तो ये सबसे बेहतर होगा डाइस ब्लॉक्स, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। 2 या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के माप एक सर्वाधिक उपयुक्त है क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है। आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 विमाओं वाले वस्तुओं को मापने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए कौन सा आंकड़ा सबसे बेहतर होगा। तो ये जो होगा अध्यारोपण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट चला जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। बी कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। सी कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। और डी कह रहा है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो कह रहा है जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेली होती है वो क्या मदद करती है, पहेलियों के माध्यम से सिखाया जाता है बच्चों को। तो वह देखिए जो समस्या सुलझाने को कौशल को परखने में, ये तो नहीं, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में, जो समस्या है उसको सुलझाने में भी और कौशल जो उसका है अंदर उसको प्रोत्साहित करने में उत्साहित करती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे।
गणितीय संरचना या सॉरी गणितीय संचालन उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर 1 है समस्या को सुलझाने की क्षमता। बी कह रहा है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। सी कह रहा है गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। और डी है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो यह क्या दर्शाता है, तो आइए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। यह शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे। अभी मैं ऊपर कर रहा हूँ, प्रश्न बड़ा है, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो एक बार इसको समझ लीजिए प्रश्न, उसके बाद ऊपर कर रहा हूँ। कक्षा दो में एक शिक्षिका है, वह विद्यार्थियों को 3 जो करा है कि क्या करा 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। तो कहा कि 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए। तो क्या किया 4 इकाई पहले लिख दिया, फिर उसके बाद वो बोला 3 दहाई, तो 3 बदनाम लिख दिया है बच्चे सब, ठीक ना। लिखना है क्या 3 दहाई जो होता है पहले इकाई आएगा, ठीक ना। पहले इकाई आएगा तो 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद दहाई आता है ना, तो 34 लिखना था। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएगी वह, बच्चा तो गलत कर दिया है। तो आइए देखते हैं। पहला है स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देगी। बी कह रहा विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेगी और फिर लिखने के लिए कहेगी। सी कह रहा है उन्हें बताएगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेगी। और डी कह रहा है हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएगी जिससे कोई भ्रम न हो। तो देखिए इकाई दहाई का स्तंभ की कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। वह क्या करेगी विद्यार्थियों को गिनतारा पर, मतलब जो गिनतारा टेबल होता है उस पर प्रदर्शित करने के लिए कहेगी और फिर उसके बाद लिखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और सी कह रहा है प्रतिचित्रण का गणित में कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। और डी है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 18। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कोण सममिति चौपड़ प्रतिरूपण। तो देखिए क्या है प्राथमिक स्तर पर, देखिए सिमेट्री भी पढ़ाया जाता है, जो ज्योमेट्री में आता है उसी में सिमेट्री होता है, ठीक ना। ज्यामिति में ही सममिति होता है। और चौपड़ प्रतिरूपण ये तीनों है, लेकिन कोण नहीं प्राथमिक स्तर के बच्चों को बताया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, ये तो बात ठीक है, एकदम करते हैं। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी करते हैं। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 7 कहाँ से आ जाएगा।
और तीसरा कह रहा है गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी ठीक है, पहली मदद करती है। समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ये भी। तो चारों ऑप्शन सही है। तो आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तो ऊपर कर दे रहा हूँ, अब दिख जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। गणित से भयभीत और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव। तो देखिए क्या नहीं माना जा सकता है, प्रतीकात्मक संकेत तो माना जाएगा, गणित की संरचना भी, लैंगिक भेद भी नहीं माना जाएगा, लैंगिक जो भेद है ये नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मोती और माला, बी है ग्राफ पेपर, सी है गिनतारा और डी है जियो बोर्ड। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर सबसे बढ़िया होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 22 देखेंगे। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन, सात नहीं है, ठीक ना, दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 है इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, बी है दशमलव दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके, कलन विधि बिल्कुल गलत हो जाएगी। सी है ग्रिड है, ठीक है ना, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं को या संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, ग्रिड पेपर पर हम बताएंगे ग्राफ पर, तो वहाँ से पता चलेगा बच्चों को समझा देगा, ठीक ना, जो वास्तविक रूप से मूर्त माध्यम से। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 23 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना, गलत बात, पहले प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे उसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग। क्या ठीक है, यहाँ तो सही है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, हैं, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, तो गलत है, प्रमाणिक मापों का उपयोग पहले करना चाहिए ना, ये केवल शब्द है तो गलत, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। तो ये वाला डी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 24 देखते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रक। तो देखिए क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। बच्चे को पहले क्षेत्रीय भ्रमण कराइए, उसका सर्वेक्षण कराइए, फिर परियोजना के बारे में बताइए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के लिए साधनों के रूप में किया जा सकता है। संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक ना, तो संख्या चार्ट तो पहले गलत हो गया, वो बच्चा देख ही नहीं पाएगा। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा से वन जो क्या बोला जाता है, गुड़िया बोला जाता है ना, उसको गिन सकता है। कंप्यूटर से क्या कर सकता है, आवाज़ को सुन सकता है। और जियो बोर्ड से आकृति छू छू करके बना सकता है, ठीक ना।
उसमें किल लगा होता है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। संख्या चार्ट जहाँ जहाँ है वो निगेटिव गलत हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 26 देखते हैं। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। तो किस समुच्चय में प्रवीण है पूछ रहा है, ये 17 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर प्रतिबद्धता, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन, और बी है प्रतिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन, प्रतिबद्धता वर्गीकरण प्रतिवर्तता। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिबद्धता वर्गीकरण प्रतिवर्तता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हो सकता है, देखेंगे, देखते हैं ये क्या है। कह रहा है कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक शिक्षार्थी या विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। 12 उनमें 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत, ये जो 18 लिखा है ना, ये यहाँ कहाँ से आ गया, किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये 12-10 भी नहीं है, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। आप तो देखिए अमूर्तन सिद्धांत नहीं दिखाई देगा, ऊपर करते हैं। अमूर्तन सिद्धांत, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, और स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकीकरण संगत सिद्धांत। तो यह एक ही की बात कर रहा है, ठीक ना, एक ही की बात कर रहा है। यहाँ पर एक ही कह रहा है, अमूर्त वाला बात आ रहा है ना, यहाँ अमूर्त और असंगत क्रम का सिद्धांत बता रहा है, ठीक ना। ये यहाँ पर ऑप्शन पूरा गलत है, डी यहाँ होना चाहिए था, इसलिए तो उससे नहीं मतलब है। तो आपको आंसर मिल गया, चाहे कोई भी ऑप्शन हो, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए और डी मान लीजिए। सी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।